नमस्कार दोस्तों। आज की कक्षा में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध का अध्याय 13, जिसके अंतर्गत हम आज विराम चिन्ह का अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। विराम का शाब्दिक अर्थ है ठहराव अथवा रुकना। किसी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय किसी कथन को समझाने के लिए अथवा भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना होता है और इसी रुकावट का संकेत देने वाले लिखित चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। कोई भी भाषा हो जिसका लिखित रूप हो, मौखिक हो या हम बोल रहे हैं तो उनका जो हम अपने भाव प्रकट करते हैं उनके बीच में हमको थोड़ा रुकना पड़ता है और यही रुकावट क्या होती है? विराम होती है और इसका जो लिखित रूप होता है वो विराम चिन्ह कहलाता है। विराम चिन्ह के प्रयोग से भावों को आसानी से समझा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपना भाव प्रकट कर रहा है तो विराम चिन्ह का प्रयोग करके वो अपनी वाणी में विराम का प्रयोग करते हुए अपना भाव को आसानी से समझा सकता है। भाषा में स्पष्टता आती है। यदि उचित स्थान पर इनका प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है और इन विराम चिन्हों का प्रयोग अगर उचित स्थान पर नहीं हुआ तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो और उसका सामने वाला अर्थ कुछ दूसरा अर्थ भी ले सकता है। जैसे दो वाक्य दे रखे हैं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो इन दोनों का विराम चिन्ह के प्रयोग से ही दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया है। जैसे पहला वाक्य रोको मत जाने दो, मतलब किसी को रोकने के लिए कहा गया है, और दूसरा है रोको मत जाने दो, मतलब कोई जा रहा है तो उसको रोकना नहीं, जाने दो। इस प्रकार से विराम चिन्ह के प्रयोग से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। हिंदी में कई तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग होता है और जिनको हम देखेंगे तो कौन कौन से प्रमुख विराम चिन्ह है। ये 12 विराम चिन्ह दे रखे हैं हिंदी में। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का सिंबल ये है खड़ी पाई। दूसरा है अर्ध विराम। फिर है अल्प विराम जिसको हम कोमा भी कहते हैं। फिर है चौथा प्रश्न सूचक जो क्वेश्चन मार्क कहलाता है इंग्लिश में। विस्मय सूचक या विस्मयादि बोधक चिन्ह। फिर है योजक चिन्ह जिसको डैश कहते हैं। ये निर्देशक चिन्ह, ये योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। फिर है उद्धरण चिन्ह जो एकल भी होता है और युगल भी होता है। फिर है विवरण चिन्ह जो दो बिंदी लगा के लाइन करते हैं तो विवरण चिन्ह हो गया। फिर कोष्टक है। फिर है त्रुटिपूरक या हंसपद चिन्ह। और 12वां है संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। तो अब इनको हम विस्तार से देख लेते हैं। पहला है ये पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर किया जाता है। कोई भी वाक्य जहाँ पे उसके अर्थ की समाप्ति हो रही है तो वहां पे हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जहाँ प्रश्न पूछा जाता हो उसे छोड़कर हर प्रकार के वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। जो भी वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा गया है उस वाक्य को छोड़कर बाकी जितने भी वाक्य हैं उनके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग हम करते हैं। जैसे सुबह का समय था, भारत मेरा देश है, तो इसके सब में अंत में क्या है? पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। अगला है अपना अर्ध विराम, जहाँ पूर्ण विराम जितनी देर न रुककर उससे कुछ कम समय रुकना हो। पूर्ण विराम में जब वाक्य का पूरा अर्थ समाप्त हो रहा है और अर्ध विराम में क्या होता है? उससे थोड़ा कम रुकना हो तो वहां पे अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए। नदी में बाढ़ आ गई, सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। तो इस प्रकार ये विपरीत अर्थ देने के लिए अर्थ में भी अर्ध विराम का प्रयोग हम करते हैं। तीसरा विराम चिन्ह है अल्प विराम। अल्प विराम जिसको हम कोमा भी कहते हैं। अल्प विराम का प्रयोग अर्ध विराम से भी कम समय रुकने के लिए किया जाता है। अर्ध विराम से भी कम समय वहां रुकना हो तो वहां हम अल्प विराम का प्रयोग हम करते हैं। इसका प्रयोग समान पदों को अलग करने के लिए, जो समान पद है उनको अलग करने के लिए, उपवाद को अलग करने के लिए, उद्धरण पूर्व, उपाधियों से पूर्व और संबोधन और अभिवादन के बाद आदि स्थानों पर होता है। जैसे कोई भी समान पद है तो उनको अलग अलग करना हो तो भी इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे फलों के नाम तो आम, केला, इस प्रकार लिखे जो अल्पविराम लगा के या कोमा लगा के हम करते हैं प्रयोग। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनमें हम अल्पविराम का प्रयोग हम करते हैं। जहाँ उपवाक्य अलग करना हो तो वहां पे भी कोमा से हम उनको अलग अलग करते हैं। चौथा है अपना प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों के अंत में किया जाता है। तो ये तो बहुत ही आसान है कि जहाँ भी अपने को ऐसा बोध हो रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है या पूछ रहे हैं तो इसके अंत में लिखित भाषा के अंत में हम प्रश्न सूचक जो सिंबल है उसका हम प्रयोग करते हैं। कभी कभी संदेह, अनिश्चित व व्यंग्यात्मक भाव की स्थिति में इसे कोष्टक के बीच में लिखकर भी प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे भी अनिश्चय हो या व्यंग्यात्मक भाव हो तो वहां तो कोष्टक के बीच में हम लिखकर इसका प्रयोग करते हैं। जैसे क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, तुम कब आओगे। इस प्रकार ये प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं। फिर अगला है अपना
विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है? जहाँ पे खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, शोक, विस्मय आदि भावों का प्रकट करना हो अपने को, तो वहाँ पे विस्मय बोधक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग संबोधन के बाद भी किया जाता है। किसी को संबोधित कर रहे हैं तो उसके बाद भी हम इसका प्रयोग हम करते हैं, जैसे अरे, ओ। तो इस प्रकार जब हम संबोधन करते हैं तो वहाँ पे भी इसका विस्मय बोधक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर पक्षी है, तो यहाँ खुशी हुई है तो ये विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अरे तुम आ गए, ये आश्चर्य, तो इसका प्रयोग किया गया है। ओह तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, यहाँ दुख हुआ, तो भी हमने विस्मय बोधक चिन्ह का हम प्रयोग किया। मतलब कहने का है कि जहाँ पे अपनों को विस्मय हो या फिर आश्चर्य हो, ऐसी बात हो, या फिर ज्यादा ही खुशी हुई हो, तो उस प्रकार के भाव प्रकट करने के लिए हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर है छठा योजक चिन्ह। इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है। जैसे युग्म शब्द, तो दो युग्म जैसे माता पिता, इस प्रकार जैसे लाल पीला, कोई भी युग्म शब्द है तो उसमें बताना है तो हम वहां पे प्रयोग करते हैं। कोई दो शब्द दोहरा रहे हैं तब भी होता है, और उस जैसा बताना, जैसे पीला सा, खेलते खेलते, सुख दुख, इस प्रकार के जब शब्द हो तो हम योजक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। जैसे सभी के जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, सफलता पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, तो ये जो युग्मक शब्द है इनके बीच में ये योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर सातवां है अपना निर्देशक चिन्ह। तो इसकी ये जो होता है ये योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है आकृति में। किसी भी निर्देशक या सूचना देने वाले वाक्य के बाद या किसी कथन को उद्धृत करने, उदाहरण देने, किसी का नाम, जैसे कोई कवि है उनका नाम लिखने के लिए किया जाता है। कोई भी हम जैसे कथन है तो उसको उद्धृत करने के लिए कोई उदाहरण दे रहे हैं, उसके बाद या किसी का नाम लिख रहा है, तो इस प्रकार के जो भी वाक्य आते हैं उसमें हम निर्देशक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए, अब यहाँ पे देशभक्तों का नाम बताना है तो कौन कौन से हुए? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी आदि। इस प्रकार के लिखते हम यहाँ पे ये क्या किया? निर्देशक चिन्ह का हमने प्रयोग कर दिया। माँ ने कहा बड़ों का आदर करना चाहिए, इस प्रकार के जो भी वाक्य होते हैं वहां पे हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आठवां है अपना उद्धरण चिन्ह। ये एकल भी होता है और दोहरा भी होता है। किसी के कहे कथन या वाक्य को या किसी रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना, कोई भी कहा हुआ वाक्य हो या फिर रचना का अंश हो उसका वैसा का वैसा प्रकट करना हो, या कथन हो, तो आदि और अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके मतलब प्रारंभ में और अंत में इसका हम प्रयोग करते हैं, एकल का और दोहरे उद्धरण चिन्ह का। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक इकर है जिसको एकल भी कहते हैं, और दोहरे जो दो बार लगाते हैं तो दोहरा उद्धरण चिन्ह होगा। इकर चिन्ह का प्रयोग विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इकर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कोई व्यक्ति का उपनाम हो या किसी की बुक्स हो, किताब हो, उसका नाम बताना हो, तो वहां पे हम इकर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। जबकि कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखना हो तो वहां पे दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और किसने बात कही है उसका हम वैसा का वैसा लिखना है तो वहां पे हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो ये उपन्यास है, उनकी किताब है, यहाँ बताने के लिए हमने इकर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तो उनकी बात को वैसा का वैसा बताना है तो वहां पे दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया। दिल्ली चलो, ये तो यहाँ पे उनकी जो बात है वैसा वैसा बताना है तो यहाँ पे दोहरे उद्धरण चिन्ह का हमने प्रयोग किया। इस प्रकार से अब आता है नौवां हमारा विवरण चिन्ह। इसका प्रयोग विवरण या उदाहरण देते समय किया जाता है। कहीं किसी बात का विवरण देना हो या शब्द का अर्थ बताना हो या फिर उदाहरण देना हो तो वहां पे हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया, सत्य, अहिंसा और प्रेम, तो ये उनका विवरण था। बात तो कौन सी बातों बल किया, तो ये 3 बातें थी। इस प्रकार से यहाँ पे विवरण चिन्ह का हमने प्रयोग किया। फिर 10वां है कोष्टक चिन्ह। वाक्य के बीच में आए पदों अथवा शब्दों को पृथक रूप देने के लिए कोष्टक में लिखा जाता है, कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई शब्द है ऐसा तो जिनको अपने थोड़ा डिटेल में समझाना तो उस शब्द के बाद में कोष्टक में लिख के उसका अर्थ हम लिखते हैं। जैसे यहाँ चारों वेदों की महत्ता बताई गई है। अब चारों वेद, तो चारों वेद कौन से, तो उनको समझाने के लिए यहाँ सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लिख दिया कोष्टक के अंदर। इस प्रकार हम कोष्टक का चिन्ह का प्रयोग भी हम करते हैं। अगला है 11वां अपना चिन्ह त्रुटिपूर्वक चिन्ह या हंस पद।
इसको त्रुटिपूर्वक भी कहते हैं और हंसपद भी कहते हैं। लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो इस चिन्ह को लगाकर ऊपर छूटा हुआ शब्द लिख दिया जाता है। कोई वाक्य और अपने को इसमें लगा कि भाई ये कोई शब्द छूट गया है तो इसको लगा के और इसके ऊपर अपने उस शब्द को हम लिख देते हैं। इस चिन्ह को हंसपद या विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। हंसपद भी कहते हैं और विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्वक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे श्रेया माता पिता के साथ बाजार गई, है ना, सॉरी, श्रेया माता पिता के साथ गई। अब इसमें कोई शब्द छूट गया है, जैसे बाजार छूट गया है, तो श्रेया माता पिता के साथ ये हंसपद लगाया और ऊपर लिख दिया बाजार और यहाँ पे फिर आगे वाक्य पूरा कर दिया गई। श्रेया माता पिता के साथ बाजार गई। इस प्रकार से इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला है अपना 12वां और अंतिम संक्षेप सूचक। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इसका प्रयोग हम किया जाता है। कोई शब्द है तो उसका छोटा रूप लिखना तो इसका हम जो प्रयोग करते हैं। और उसका प्रयोग कैसे होता है, तो इस बिंदी की तरह इस टाइप से हम प्रयोग करते हैं। उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे बिंदु लगा देते हैं। यह शून्य लाघव चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लाघव चिन्ह भी कहते हैं। जैसे इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो जैसे ये BA तो ये डिग्री है, तो B और A यहाँ पे लिख के हम लाघव चिन्ह लगा दिया। ये डॉक्टर करके डो करके बिंदी लगा दी, मतलब डॉक्टर हो गया, तो डॉक्टर अनुष शर्मा। इस प्रकार से ये प के ऊपर बिंदी लगा दी और नीचे लगा दी तो ये पंडित हो गया, पंडित राम स्वरूप शर्मा। तो इस प्रकार से हम संक्षेप सूचक जो विराम चिन्ह है उसका हम प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा एक और होता है तो जिसको हम उपविराम कहते हैं, तो वो ये इस प्रकार अनुपात की तरह लगता है ये, तो ये उपविराम का भी सिंबल होता है। तो आज हमने ये देखे विराम चिन्ह, और अब इनके हम थोड़े प्रश्न में देख लेते हैं इन विराम चिन्हों को कैसे क्या है। जैसे इसमें ऑप्शनल वाले प्रश्न तो नहीं है, पर ये प्रश्न नंबर 3 है, इसमें सिंबल को देख लेते हैं कौन सा सिंबल किस प्रकार का है। जैसे पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम कैसे लगता है, तो ये पूर्ण विराम हो गया। हंसपद है तो हंसपद कैसा होता है, ये उल्टे वाई की तरह। संक्षेप सूचक, तो संक्षेप सूचक कौन सा होता है, जहाँ पे अपने लाघव चिन्ह भी बोलते हैं, तो ये पॉइंट वाला या जिसको बिंदु कहते हैं। अल्प विराम, तो अल्प विराम कौन सा आता है, कोमा की तरह, ये कोमा। फिर होता है अर्धविराम, तो ये पॉइंट ऊपर बिंदु लगा के नीचे अल्प विराम का सिंबल लगा, तो ये हो गया अर्धविराम। और प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये अपना हो गया क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आज हमने देखिए विराम चिन्ह। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।